वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 44। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। गाड़ी के जलते टुकड़े की हिद्दत को महसूस करता हुआ आलम शाह देख रहा था कि चाचड़ के साथी राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। खुद इसके साथियों ने भी पसपाई इख्तियार करना शुरू कर दी थी। डाकुओं की तरह वो भी पुलिस के हाथों लगने का खतरा मोल नहीं ले सकते थे। वो खुद भी ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए खुद को संभालते हुए हरकत में आया। बुलेट प्रूफ जैकेट के बावजूद पीठ पर लगने वाली गोली ने इसे धचका लगाया था और कुछ लम्हों के लिए इसके कुव्वते अमल कमजोर पड़ गई थी। चंद लम्हों के इस फर्क ने इसकी फरार की राहें मसदूद कर दी और पुलिस मोबाइल करीब आती चली गई। इस मायूसकुन सूरत हाल में यकदम एक क्रशमा सा हुआ। इसने अपने बिल्कुल करीब गाड़ी के इंजन की आवाज सुनी। इस पर वो पलटा ही था कि सरमद की तेज आवाज सुनाई दी, जल्दी से गाड़ी में आ जाएं सही। इसका जुमला मुकम्मल होने से कबल वो गाड़ी के खुले दरवाजे से अंदर छलांग लगा चुका था। सरमद ने एक तेज सरसराहट के साथ गाड़ी को आगे बढ़ाया, लेकिन ये देखकर इसके होंठ भींच गए कि पुलिस मोबाइल इनके ताक़ू में लग चुकी थी। दांत पर दांत जमाए इसने गाड़ी की रफ्तार को खतरनाक हद तक बढ़ा दिया। गाड़ी बहुत शानदार थी। इसके ताकतवर इंजन ने सरमद की कोशिश का भरपूर साथ दिया और लम्हा लम्हा इनके और पुलिस मोबाइल के दरमियान फासला बढ़ने लगा। धीरे धीरे मोबाइल नजरों से ओझल हो गई थी। इन दोनों ही ने सूखा सांस लिया और गाड़ी की रफ्तार कदरे कम कर दी, लेकिन जल्द ही इनका ये सुकून गारत हो गया। वो जिस सड़क पर से गुजर रहे थे, इस पर आगे नाका लगा हुआ था। इनके पास गैर कानूनी असला और चंद दीगर मशकूक चीजें मौजूद थी, इसलिए वो इस नाके से गुजरने का खतरा मोल नहीं ले सकते थे। इनकी गाड़ी भी चोरी की थी। रात के सन्नाटे का फायदा उठाकर सरमद ने वहीं से गाड़ी मोड़ ली और रॉन्ग साइड पर गाड़ी दौड़ाने लगा। इतनी ज्यादा रात को सड़क पर इनकी गाड़ी के अलावा इक्का दुक्का गाड़ियां ही मौजूद थी, इसलिए किसी हादसे के इम्कान तो बहुत कम थे, लेकिन फंस जाने का अंदेशा शदीद तर था। नाके से एक पुलिस मोबाइल इनके पीछे लग चुकी थी और खदशा था कि जिसे वो पहले जुल दे चुके हैं वो भी इस तरफ चली आ रही होगी। गाड़ी छोड़ दो सरमद, हम पैदल निकलने की कोशिश करते हैं। अचानक ही अब तक खामोश बैठे आलम शाह ने से मशवरा दिया तो वो चौंका और फिर समझ गया कि यही मुनासिब फैसला है। फैसले पर अमल के लिए वो जगह भी खासी मुनासिब थी। उन्होंने गाड़ी छोड़ी और उतरकर तेज से रेलवे पुल की तरफ भागने लगे। पता नहीं किस जमाने में बनाए गए इस पुल के नीचे से गुजरने के लिए मौजूद रास्ते की ऊंचाई इतनी कम थी कि किसी बड़ी गाड़ी का इसके नीचे से गुजरना नामुमकिन ही नहीं था। रास्ते की चौड़ाई भी काबिल रश्क नहीं थी इसके, और एक वक्त में एक छोटी गाड़ी ही वहां से गुजर सकती थी, वो भी इस सूरत में कि वो इर्द गिर्द के टूटे रास्ते और जमाशुदा पानी को पार करने की सकत रखती हो। इन दोनों की जान पर बनी थी, इसलिए वो छोटे छोटे गड़ों और गंदे पानी की परवाह न करते हुए वहां से गुजरते चले गए और पुल की दूसरी तरफ पहुंचने के बाद भी रुकने के बजाय दौड़ते ही चले गए। आगे सड़क की हालत काफी बेहतर थी, लेकिन फिलहाल इन्हें सड़क से इतनी दिलचस्पी नहीं थी और तवज्जो का असल मरकज सड़क के अतराफ में लगे घने दरख्त थे, जो इनके लिए अच्छी पनाहगाह साबित हो सकते थे। वो इन दरख्तों की आड़ लेकर भागते महसूस कर रहे थे कि पुलिस ने अब भी इनका पीछा नहीं छोड़ा है। ताक़ुब के इस एहसास ने दरख्तों के दरमियान में रुकने नहीं दिया और वो दाएं जानिब भागते चले गए। रात का वक्त इन्हें उस समत का तयन किए बगैर राह फरार इख्तियार की, इसलिए सही तौर पर अंदाजा लगाने से कासिर थे कि उस वक्त कहाँ है। भागते भागते वो दोनों एक वसी चार दीवारी तक पहुंचे तो आलम शाह को पहली बार इदराक हुआ कि वो यजदानी बिल्डर्स वालों के उस जेर तमीर प्रोजेक्ट तक पहुंच चुके हैं, जिसके घपले को जाहिर करने के चक्कर में बुशरा गुलजार मुश्किल में फंस गई थी। बुशरा के मोबाइल के उसूल के लिए वो एक बार माज के साथ यहाँ आ चुका था। वो जानता था कि यहाँ के मालकान हरगिज भी इसके हमदर्द और दोस्त साबित नहीं हो सकते, लेकिन फिलहाल पनाह के लिए और कोई बेहतर जगह मौजूद नहीं थी। एक तसल्ली ये भी थी कि इस वक्त कौन सा मालकान से सामना हो सकता है। रात के इस पहर वहाँ ज्यादा से ज्यादा चंद चौकीदारी मौजूद हो सकते हैं और इसे एतमाद था कि वो और सरमद मिलकर इन्हें संभाल सकते हैं। इसे सरमद समेत दीवार फलांग कर अंदर जाने में ज्यादा तामुल से काम नहीं लिया। वो लोग जिस जगह से अंदर कूदे थे प्रोजेक्ट का साइट ऑफिस वहां से ज्यादा दूर नहीं था और अंदर जलती हल्की रोशनी धुंधले शीशे से बाहर झलक रही थी। वो दोनों आहिस्तगी से इसी तरह हरकत करने लगे। अभी कुछ फासले पर ही थे कि सायरन की मखसूस आवाज ने ऐलान कर दिया कि पुलिस वहां पहुंच चुकी है। सायरन की आवाज के साथ ही ऑफिस के अंदर भी जिंदगी जाग उठी और यूं महसूस हुआ कि दो या दो से ज्यादा अफराद आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक दो साने के वक्फे से कालबेल की आवाज सुनाई दी और एक आवाज ने पुलिस की आमद का ऐलान किया। फौरन ने ऑफिस की बाहर की तरफ वाला दरवाजा खुला और कोई शख्स बाहर निकला। फासला ज्यादा नहीं था और गुफ्तगू बुलंद आवाज में हो रही थी, इसलिए सरमद और आलम शाह को पता चल गया कि पुलिस इन्हीं की तलाश में यहाँ पहुंची है और ऑफिस में से निकलने वाले बंदे से इनके मुतल्लिक इस्तफसार किया जा रहा है। यहाँ कोई नहीं आया सर जी, आया होता तो हमसे छुपा नहीं रह सकता था। इस बंदे ने बड़ी सी जमाई लेते हुए पुलिस वालों को बेजारी से जवाब दिया। तुम्हें क्या पता हुए, तुम तो बड़े सो रहे थे। इसके जवाब पर पुलिस वाले को तब चढ़ी। हम सोते में भी आंखें खुली रखते हैं जी,
वैसे भी यहाँ चौकीदार मौजूद हैं जो रात भर राउंड मारते रहते हैं। अगर कोई अंदर घुसा होता तो अब तक चौकीदारों में से किसी के हत्या जड़ चुका होता। अगर फिर भी आप मुतमिन नहीं है तो यहाँ की तलाशी ले लें। पुलिस से निपटने वाले के लहजे पे बेजारी दर आई। तलाशी तो हम जरूर लेंगे, क्योंकि हमें यकीन है कि वो दोनों इसी तरफ आए हैं। पुलिस वालों की तरफ से किए गए इस ऐलान ने इन दोनों को कदरे परेशान कर दिया और वो इधर उधर नजरें दौड़ाकर अपने लिए कोई जायपना तलाश करने लगे। शौक से लीजिए तलाशी, लेकिन सोच लें कि इतनी थोड़ी सी नफरी के साथ आप इतने बड़े प्रोजेक्ट की तलाशी लेंगे कैसे। इस शख्स के लहजे में इस्तेहज़ा था। यह तुम्हारा मसला नहीं है। इसके बहस मुबासे पर पुलिस वालों को भी जैसे जिद हो गई थी कि तलाशी जरूर लेनी है। इस सारी गुफ्तगू को सुनते सरमद और आलम शाह इस दौरान फैसला कर चुके थे कि इन्हें किस जगह पनाह लेनी है। ढेरों ज़ेर तमीर घरों के दरमियान छुपने की जगहों की कमी नहीं थी। तमीराती सामान भी जगह जगह ढेर लगा हुआ था जो इन्हें अच्छी आड़ मुहैया कर सकता था। लेकिन इन दोनों ने ज़ेर तामीर मकानात और तमीराती सामान को छोड़कर एक मजबूत तने के ऊंचे दरख्त का इंतखाब किया और बंदरों की फुर्ती से दरख्त पर चढ़ते चले गए। जिस वक्त बड़ा गेट खुलवाकर पुलिस अंदर दाखिल हुई तो दोनों दरख्त की बुलंदतरीन शाखों पर पहुंच चुके थे। स्याह और चुस्त लिबासों में दरख्तों की शाखों से लिपटे हुए गोया इन्हीं का एक हिस्सा बन गए थे। पुलिस वाले मोबाइल से उतरकर अब इधर उधर फैल रहे थे। इनकी तादाद 6-7 से ज़्यादा नहीं थी। इस तादाद के साथ इतने वसी रकबे पर जहाँ छुपने के लिए बेशुमार जगह मौजूद थी, रात के अंधेरे में किसी को तलाश करना आसान बात नहीं थी। पुलिस वालों ने अपनी जिद में यह काम शुरू किया, लेकिन जल्दी इन्हें अंदाजा हो गया कि यह भूसे के ढेर में सुई तलाश करने वाली बात है। आधे घंटे की जद्दोजहद के बाद ही उन्होंने हार मान ली और ख्याल जाहिर किया जाने लगा, लगता है वो किसी और तरफ निकले हैं। हमने तो पहले ही कहा था सर जी कि यहाँ कोई नहीं आ सकता। इधर हमारे आदमी चौकस रहते हैं, अगर कोई आए तो हमारी नजरों से छुपा नहीं रह सकता। रद्द अमल में वही आवाज़ सुनाई दी जिससे कबल भी वो सुनते रहे थे। थोड़ी देर में पुलिस वाले वहाँ से रुखसत हो गए। पुलिस वालों के जाने के बाद वहाँ एक बार फिर सन्नाटा छा गया। मौका गनीमत जानकर वो दोनों बाइज्जती नीचे उतर आए। इरादा था कि जिस तरह दीवार फलांग कर अंदर आए इसी तरह वापस भी निकल जाएंगे। इरादे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए भी 2 कदम ही चले थे कि यकदम रोशनी में नहा गए। फितरी रद्दमल के तहत दोनों ने अपने हथियारों का रुख उस समत किया जहाँ से रोशनी डाली जा रही थी। लेकिन अगला ही लम्हा इनके लिए हैरानकुन था। इनके हथियार यूं इनके हाथों से निकले जैसे किसी नादीदा ताकत ने इन्हें उचक लिया हो। लेकिन हकीकत में ये कोई नादीदा ताकत नहीं थी, बल्कि होशियारी और मुहारत से फेंके गए फंदे थे जो इनके हाथों से हथियार उचक कर ले गए थे। हथियारों के यूं हाथों से निकल जाने पर वो संभल पाते। इससे कबल ही 2 फंदे इनकी गर्दनों में आ पड़े। बेसाख्ता ही इनके हाथ गर्दन में पड़ते फंदों को ढीला करने के लिए उठे, लेकिन फंदों को इतनी जोर से झटके दिए गए कि गर्दनें छिल गईं और नरखों पर दबाव पड़ने से दम घुटने लगा। इसी हालत में वो जमीन पर घसीट लिए गए। इस नागहानी आफत पर बदहवास वो अपने बचाव के लिए अंधाधुंध हाथ पैर चला रहे थे कि एक समाज शिकन कहके ने अपनी तवज्जो मरकूज कर ली। इस मौका पर इनकी गर्दनों में पड़े फंदों की रस्सियों का तनाव जरा कम कर दिया गया था, और ऐसा शायद इसलिए किया था कि वो शख्स को देख सके जो इनकी बेबसी से लुत्फानंदोज होता हुआ अब मुसलसल कहके लगा रहा था। इनके हथियार उचकने और गलों में फंदे डालने वाले अब भी पोशीदा थे, लेकिन वो शख्स रोशनी में आ खड़ा हुआ था। दरमियानी कामत और मामूली शक्ल सूरत वाले इस शख्स को शनाख्त करने में आलम शाह को एक ही पल लगा। वो गलीज मक्कार आंखों वाला इरफानुल्लाह का चहीता बादल था। जिस तरह बादल का सामना इसके लिए गर्म तोको था, इस तरह बाजिल ने से पहचाना तो वो भी चौंक गया। तुम सदाकत शाह के बेटे हो ना? इसने तस्दीक करने वाले अंदाज में पूछा। आलम शाह ने जवाब देने के बजाय नफरत भरी नजरों से घूरा। वाह मेरे शेरों, आज तो तुमने बड़ा ही जबरदस्त शिकार किया है। शिकार, वो भी दुश्मन का? वाह वाह, क्या बात है। ये तो लुत्फ ही दोबाला हो गया। बादल का खुशी से बुरा हाल था। बल्ले भाई बल्ले, पहुंचाओ इन्हें स्पेशल यूनिट में। इतने खास मेहमानों से तो फुर्सत से मुलाकात में लुत्फ आएगा। बादल की तरफ से हुक्म जारी होते ही 2 हथियारबंद बददार अफराद सामने आ गए, जिन्होंने आलम शाह और सरमद को उठकर अपने साथ चलने का इशारा किया। तुम हमसे क्या चाहते हो? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है हमारी कभी आपस में मुलाकात भी नहीं हुई और तुम हमसे दुश्मनी का नाता जोड़ रहे हो। माज के मामलात में जहाँ तक आलम शाह का ताल्लुक रहा था, इसका बादल से वास्ता नहीं पड़ा था। बादल बाकायदा तौर पर बुशरा की वालिदा आयशा गुलजार की बेहुरमती और कत्ल वाले मामले के बाद ही सामने आया था, और वो दौर था जब आलम शाह अपने वालिद सदाकत शाह के जज्बाती दबाव में आकर खुद को माज के मसले से अलग रखने पर मजबूर हो गया था। इसलिए इसने बादल से जुमले कहे थे, ज्यादा भोले बादशाह न बनो यार। उस नोर ने माज से दोस्ती निभाने के लिए तो तुमने भी हाथ पैर मारे थे, जितने मैं अपने बास से वफादारी निभाने के लिए मारता रहा हूँ। वो तो बास ने तुम्हारे अब्बा जी को डरा धमका कर तुम्हें लगाम डलवाई थी, वरना तुम्हारा टाकरा तो बहुत पहले हो चुका होता। खैर, देर आए दुरुस्त आए, अब तुम्हारी आजमाइश हो जाएगी कि कितने पानी में हो। बादल के जवाब ने जाहिर कर दिया कि न सिर्फ वो खुद हालात से मुकम्मल तौर पर आगाह है, बल्कि ये भी समझता कि आलम शाह इससे अनजान नहीं है।
जब मैंने अपने वालिद के कहने पर सब मामला से अलग हो गया था, तो अब तुम्हारे दिल में दुश्मनी की क्या तुक बनती है? आलम शाह इसे गुफ्तगू में उलझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद कोई मौका मिल जाए, लेकिन मौका दिखाई नहीं दे रहा था। इनकी गर्दनों में पड़े फंदे इतने कसे हुए थे कि वो बोलने में भी थोड़ी सी दुश्वारी महसूस कर रहा था, और सोने पर सुहागा और जदीद हथियारों से लेस इसके चेलों के नरगे में फंसे हुए थे। तुम्हारी यहाँ मौजूद इस बात का सबूत है कि तुम इन मामला से अलग नहीं हुए हो। फाजल इसके दलील से कतई मुतासिर नहीं हुआ। हमारा यहाँ न सिर्फ इत्तेफाक है, हमें नहीं मालूम था कि ना के चक्कर में हम कहाँ आ गए हैं। रात के इस पहर यह इत्तेफाक नहीं कोई आता है, लेकिन इसे कभी यहाँ से जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। अगर तुम जाने पर ज्यादा इसरार करो तो मैं पुलिस वालों को वापस बुलवा लेता हूँ। इतनी रात गए इस वीराने में पैदल कहाँ खार होते फिरोगे? पुलिस वालों के साथ आराम से इनके मोबाइल में चले जाना। फाजल का लहजा इस्तेहजाइया था। इस बार आलम शाह ने खामोश रहना मुनासिब समझा। अब इसे अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि ये शख्स हर हाल में इससे दुश्मनी निभाने का इरादा रखता है। ले भी जाओ यार इन्हें। अब क्या मैं बाकी रात यहाँ खड़ा इन भगोड़ों से मुज़ाकरात ही करता रहूंगा? ले जाकर आराम से ठहराओ हमारे मेहमानों को। पहले मालूम कर लो कि पुलिस क्यों इनको अपना मेहमान बनाने के चक्कर में पड़ी हुई थी, फिर आराम से इनकी मेज़बानी के फ़राइज़ अदा करूंगा। बाज़ल की तरफ से हुक्म जारी होते ही हथियार बरदार अफराद इन्हें अपने हथियारों से टोके देने लगे। गले में फंदा न पड़ा होता तो आलम शाह में इतनी जुर्रत थी कि वो हथियारों की मौजूदगी के बावजूद इनसे भिड़ने की कोशिश कर बैठता, लेकिन फंदे ने इसे अपनी मर्जी के मुताबिक हरकत करने के लायक ही नहीं छोड़ा था। कुछ ऐसा ही हाल सरमद का था, इसलिए वो मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए महज आलम शाह की पैरवी ही कर सकता था। सो वो इसने की और दोनों धीरे धीरे उस समत बढ़ने लगे जिस तरफ बढ़ने का गन बरदारों ने इशारा किया था। आगे बढ़ते हुए दोनों के ज़हनों में एक ही बात थी कि वो आसमान से गिरकर खजूर में अटक चुके हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।